बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है। तो आज इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और कीप इन माइंड कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो इस चैप्टर को किसी सूरत आपने स्किप नहीं करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मेनली दो कंसेप्ट हैं, एक है ऑक्सीडेशन का, एक है रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन चारों में से कोई एक भी काम हो रहा हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरीके से रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या हो रहा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इंक्रीज और यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन चारों में से कोई एक भी काम हो रहा हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहा करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन गिव्स रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही वक्त में हो रही होती हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लूज और गेन ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। बेटा कीप इन माइंड कि जब भी आप लोगों ने ये पता लगाना है कि कौन सी सब्सटेंस हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी सब्सटेंस रिड्यूस हो रही है, तो आपने हमेशा रिएक्टेंट साइड पे देखना होता है। यानी इस एरो से पहले पहले आपने देखना होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि इस एरो से पहले जो चीज़ लिखी होती है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, इसके बाद जो चीज़ लिखी होती है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हमने बताना है कि इन दोनों में से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। तो अगर आप इस रिएक्शन पे गौर करें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है Fe2O3। यहाँ पर आप देखें Fe किसका सिंबल है? आयरन का। आयरन के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे देखें आयरन से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, मतलब आयरन के साथ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि Fe2O3 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखें कार्बन के साथ पहले एक ऑक्सीजन थी, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे आप देखें तो कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन एटम्स लगे हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ओवरऑल ये कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये है इथाइन के लिए। यहाँ पर देखें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड यू नो वेरी वेल दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रही है? इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन,
और यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। बेटा कीप इन माइंड कि अभी हमने इसके रूल्स भी पढ़ने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के। जो एलिमेंट अपनी अनकम्बाइंड स्टेट में होता है, यानी कि जो किसी दूसरे एटम के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा होता, उसके ऊपर हमारे पास ज़ीरो चार्ज होता है। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, हमारे पास अनकम्बाइंड एलिमेंट है, इसके ऊपर क्या है, ज़ीरो चार्ज आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है कॉपर और ऑक्सीजन के दरमियान। आपको पता है कि ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स दरकार होते हैं। तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है और ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज आ जाता है। अब अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ गया है तो इस मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए कॉपर के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप देखें, अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज रहना है, जबकि अगर हम जिंक की बात करें तो इसको माइनस करने के लिए जिंक के ऊपर हम क्या करेंगे, +2 चार्ज लिख देंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। कीप इन माइंड कि हमने हमेशा रिएक्टेंट साइड पे ये बताना होता है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉपर जो है ये चेंज हो रहा है, ये +2 से किस में चला गया है, +2 में, +2 से 0 में चला गया। कॉपर +2 से 0 में चला गया, मतलब कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। जब देखें कॉपर के पास पहले से क्या चीज़ थी, +2, अब उसके पास क्या चार्ज है, 0। +2 से 0 कब बनता है, कि जब इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाए, क्योंकि +2 और -2 0 के बराबर आएगा ना। तो इसका क्या मतलब है कि कॉपर के ऊपर -2 चार्ज आया, जिसकी वजह से इसका चार्ज क्या हो गया, ओवरऑल चार्ज इसका 0 बन गया। ठीक है, तो कॉपर यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस चार्ज कब आता है, जब कोई स्पेशी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। तो कॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देखें, जिंक के ऊपर क्या था, 0। यहाँ पर जिंक के ऊपर क्या चार्ज आया, +2। जिंक के ऊपर +2 चार्ज कैसे आया, जब ये जो कोई चीज़ 0 से +2 में कब जाती है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है। यानी जिंक यहाँ पर क्या कर रहा है, जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। एंड यू नो दैट लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो आप कह सकते हैं कि जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमने बता दिया कि कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर इसी के साथ मैं एक और कंसेप्ट ऐड करना चाहूँगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का। बेटा याद रहे कि जो चीज़ खुद ऑक्सीडाइज हो रही होती है वो दूसरे को रिड्यूस कर रही होती है। इसीलिए जो खुद ऑक्सीडाइज होने वाला होता है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन। ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ पर आप देखें, ये खुद रिड्यूस होके दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है ये यहाँ पर किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, जो खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट एक्सरसाइज 7.1 है, इसको ज़रा देखिएगा। वो आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि कौन कौन सी सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो रही हैं और कौन सी रिड्यूस हो रही हैं। इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं लगाई, आप किसी भी तरीके से किसी भी टर्म्स में बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन को गेन कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया, NH3 बन गया। तो आप जानते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया। अब जब हमारे पास एक चीज़ रिड्यूस हो रही है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देखें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, तो क्या बना दिया है, वाटर बना दिया। यानी हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को गेन कर लिया है, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में आप देखें, Fe2O3 है और साथ में CO है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पे चूंकि आयरन के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ पे नहीं है, मतलब देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और यहाँ पर आप देखें, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन थी, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो फोर्थ केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर आप देखें कि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो जो चीज़ ऑक्सीजन को गेन कर रही है वो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज। और अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कंसेप्ट एक्सरसाइज 7.2। इसको आपने गौर से समझना है। बेटा कीप इन माइंड कि जब कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में होता है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। इसके ऊपर भी ज़ीरो, इसके ऊपर भी ज़ीरो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आपको पता है कि ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6A से बिलोंग करता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं, लिहाजा ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज रहता है। और सोडियम आपको पता है कि ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, तो सोडियम के ऊपर हमेशा +1 चार्ज रहता है। और कितने सोडियम है, 2, तो इसको आप ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी सोडियम के ऊपर चार्ज यहाँ पर क्या आ गया है, +1 चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप देखें, सोडियम 0 से किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है। 0 से +1 में जाने का क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आप देखें, ऑक्सीजन 0 से किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है। -2 में जाने का क्या मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो असल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और जो गेन कर रहा है वो असल में क्या हो रहा है, रिड्यूस, ठीक है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट इक्वेशन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी अपनी अनकम्बाइंड स्टेट में है, इसके ऊपर भी ज़ीरो, इसके ऊपर भी ज़ीरो। यहाँ पर आपको पता है कि एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, 3A से, तो इसके ऊपर हमेशा +3 चार्ज रहा करता है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं। और अगर आप देखें क्लोरीन को, तो ये ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, 7A से, तो इसके ऊपर -1 चार्ज रहता है, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक क्लोरीन के ऊपर -1, टोटल कितने क्लोरीन है, 3, तो इसको आप क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब हमने देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर आप देखें, एल्यूमिनियम 0 से +3 में चला गया,
0 से +3 में जाने का क्या मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइज। ठीक है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये 0 से किस में चला गया, -1 में चला गया। मतलब -1 चार्ज कब आता है, जब कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन, तो लिहाजा क्लोरीन की यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सिमिलरली एक और हमारे पास बहुत अहम एग्जांपल है Mg+Cl2 के केस में। अब देखें इस वक्त मैग्नीशियम के ऊपर भी 0, क्लोरीन के ऊपर भी 0, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। जब इसने ये बॉन्ड फॉर्म की होगी तो लाजमी सी बात है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, और क्लोरीन के ऊपर आपको पता है हमेशा -1 चार्ज रहता है। तो 2 क्लोरीन है तो इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिएगा मैग्नीशियम 0 से किस में चला गया, +2 में। कोई चीज़ 0 से +2 में कब जाती है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से क्लोरीन देखें 0 से किस में चला गया, -1 में। कोई चीज़ 0 से -1 में कब जाती है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही होती है। तो हम कहते हैं कि क्लोरीन क्या हो रही है, यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज़ होती है। असल में इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। कि जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म हो जाता है तो उसके ऊपर जो इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर जो चार्ज होता है, हम उसको क्या कहते हैं कि ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि मुतय्यन किए गए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बेटा आपने ये याद रखना है, सबसे पहला रूल क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ फ्री एलिमेंट या अनकम्बाइंड एलिमेंट इज ऑलवेज 0। जिस तरह यहाँ पर जिंक है, इसकी अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनी हुई। नाइट्रोजन है, अगर हम H2 की बात करें तो ये भी किसी डिफरेंट एटम के साथ अटैच नहीं है। तो इस वक्त ये अपनी फ्री स्टेट में है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास आती है सिंपल आइंस की बात। तो बेटा सिंपल आइंस कौन सी होते हैं, जो एटम के आइंस होते हैं। तो सिंपल आइंस के केस में जो इसके ऊपर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जिस तरह आपको पता है कि सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, तो ये +1 ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लोरीन ग्रुप नंबर 7A से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उसको अपने ऊपर -1 चार्ज ले लेता है, तो ये -1 क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयन की, जिसे आप कम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं। बेटा ये हमारे पास 2 कम्प्लेक्स आयन लिखे हुए हैं, ये 2 एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है, CO32- और NH4+1 की। बेटा कीप इन माइंड के कम्प्लेक्स आयन के केस में जो ऊपर चार्ज लिखा होता है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, बल्कि इन इंडिविजुअल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम लिखा होता है। इसी तरीके से यहाँ भी आप देखें कि NH4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, +1। ये +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बल्कि इन सब की, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की, आपको पता ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो -2 × 3 बन जाएगा। और यहाँ पे हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कार्बन को X कह देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको बराबर किसके रख देना, -2 के बराबर रख देना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, X -6 = -2, तो ये 6 इधर चला जाएगा, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 बन जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे रखते हैं
कार्बन की +4 आई, +4। ऑक्सीजन की ओवरऑल क्या थी तीनों की मिला के, ये थी -6। तो +4 -6 किसके बराबर आएगा? -2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो आप देखें कि जो -2 लिखा हुआ है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है बल्कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम है। इसी तरीके से जो +1 इसके ऊपर लिखा हुआ है ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बल्कि इन इंडिविजुअल एटम्स की जो टोटल ऑक्सीडेशन है, जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका सम क्या है? +4 है। और लास्ट में जो इसका फोर्थ रूल है वो क्या है कि इन अ मॉलिक्यूल, जब हम सिंपल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं इंडिविजुअल एटम का वो 0 के बराबर होता है। मॉलिक्यूल कौन सा है? यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा होता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, तो +1 -1 क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन की होगी जी -2 इंटू 2 यानी -4, तो कार्बन की क्या हो जाएगी? +4। तो +4 -4 ये टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या बन जाएगा? इनका अलजेब्रिक सम जो है ये 0 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आई होप कि ये रूल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब ये एक टेबल है, ये टेबल आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये बड़ा आसान टेबल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो बेटा याद रहे कि ग्रुप नंबर 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 चार्ज होता है। ग्रुप नंबर 2A के जो एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, उनके ऊपर हमेशा +2 चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 3A के जो एलिमेंट्स हैं, जो एल्यूमिनियम वगैरह हैं, उनके ऊपर हमेशा +3 चार्ज होता है। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ये तीनों लूज कर देते हैं तो इनके ऊपर +3 चार्ज आ जाता है। ग्रुप नंबर 17 या 7A जो है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? -1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 रहती है एक्सेप्ट पेरोक्साइड। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा +1 रहती है अनटिल और अनलेस के उसकी हाइड्राइड ना बनी हो, यानी मैग्नीशियम हाइड्राइड है, MgH2 वगैरह है। अगर इसकी हाइड्राइड बनी होगी तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, अदरवाइज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी? +1 रहेगी। तो अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बेशक आप ये पास्ट पेपर्स उठा के चेक कर लें, ये क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं शॉर्ट में। कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी चेंज होती रहती है, जिनकी हम कहते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब वो कह रहा है कि K2Cr2O7 के अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आपने इसको एज इट इज़ लिख लेना है, K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाएगी। कितने पोटेशियम है? 2 हैं, तो इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, इसको आप कह दें X। और कितने क्रोमियम है? 2, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x बन जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने डिस्कस किया, वो हमेशा -2 रहती है। और कितने ऑक्सीजन है? 7, तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें। और इस चूंकि ये एक पूरा मॉलिक्यूल है तो इसका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा? रूल नंबर 4 के मुताबिक ये 0 के बराबर इसका सम आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कीजिए, आपके पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस ये आ जाएगा 2 + 2x - 14 = 0। ठीक, 2x - 12 = 0।
ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 12, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू +6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई है, +6 आ गई है। ठीक है, क्रोमियम के एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या कैलकुलेट कर ली, +6। इसी तरह H3BO3 के अंदर बोरोन की फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा मेथड है। आप लिखते हैं H3BO3 एज इट इज़ लिखते हैं। हाइड्रोजन की आपको पता है +1 है, और कितने हाइड्रोजन है, 3, दरम्यान में प्लस का साइन। बोरोन की आपने फाइंड करनी है, इसको X कह दें, और ऑक्सीजन के एक एटम की -2, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3। सम बराबर किसके रखेंगे, -2 के बराबर रखेंगे। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 + x - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये आ जाएगा x - 3 इक्वल टू 0। तो बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी आ गई, +3 हमारे पास जो है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है, किसके लिए, बोरॉन के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है H2SO4 के अंदर। बहुत सिंपल हमारे पास ये मेथड है, इसका देखिएगा। H2SO4 लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, H2SO4 है। ठीक है, हाइड्रोजन की आपको पता है +1 है, और कितने हाइड्रोजन है, 2, दरमियान में प्लस का साइन। सल्फ़र की आपने फाइंड करनी है, ऑक्सीजन के एक एटम की -2, और टोटल कितने ऑक्सीजन है, 4, और इसका सम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। इसको सॉल्व कर लें, 2 + x - 8 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +6 आ गई। तो हमने सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ली H2SO4 के अंदर, दैट इज़ +6। ठीक है, इसी तरीके से वो कह रहे हैं जी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 के अंदर कैलकुलेट करें। सो सिंपल इज़ दैट, HNO3 लिख लें एज इट इज़। ठीक है, HNO3। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की हमें नहीं पता है, इसको X कह दें, और ऑक्सीजन की क्या है, -2, और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3 इक्वल टू 0 रखते हैं आप, तो ये आ जाएगा 1 + x - 6 इक्वल टू 0। ठीक, ये बन जाएगा x - 5 इक्वल टू 0। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 में कितनी आ गई, +5 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से सल्फ़र की फाइंड करनी है SO2 के अंदर, तो SO2 लिखें, सल्फ़र की हमें नहीं पता, ऑक्सीजन की है -2, और टोटल ऑक्सीजन 2 हैं, सम इसका 0 के बराबर रखते हैं। आपके पास आ जाएगा x - 4 इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आ जाएगा, +4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स आयन लिखा हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट वो जो इसके ऊपर चार्ज होता है उसके बराबर उसके रखेंगे। ठीक है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट CO3 - 2 के अंदर फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लिख लें CO3 - 2। ठीक है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, इसको X कह दें। ऑक्सीजन की क्या है, -2, और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3। इसका सम आपने 0 के बराबर नहीं रखना, क्योंकि ये कम्प्लेक्स साइन है। जो इसका चार्ज लिखा होगा -2, इसको आपने -2 के बराबर रख देना। अब इसको आप सॉल्व कर लें, x - 6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 6। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई है, +4 हमारे पास क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये आ गई है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारे पास वो है फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, कि हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स होती हैं, तो हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड की आ जाती है। कैल्शियम क्लोराइड बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा आपने इस पे फोकस करना है। देखिए बेटा, कैल्शियम हमें पता है कि ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसके ऊपर हमेशा +2 चार्ज होता है। और क्लोरीन आपको पता है ये
ग्रुप नंबर 7A से बिलोंग करता है, इसके ऊपर हमेशा -1 चार्ज होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? आप देखें कि कैल्शियम तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन क्लोरीन का एक एटम तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है कि इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम होने चाहिए हमारे पास। अब ये चीज़ हमारे पास बैलेंस हो गई है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन के 2 एटम एक-एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो इसका ओवरऑल हमारे पास आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Ca, ठीक है, इसके ऊपर +2 चार्ज, और Cl कितने हैं? 2 हैं, तो अब लिखते हैं Cl-1 कितने हैं? 2, ठीक है, CaCl2, ठीक है, CaCl2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जब आप ये फॉर्मूला लिख लेते हैं तो इसके ऊपर ये चार्जेस आप नहीं लिखते हैं, ठीक है। या आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके चार्ज क्या बन गया? +2, इसका क्या बन गया? -1 इंटू 2, तो +2 -2 क्या होता है? वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CaCl2, ठीक है। सो सिंपल इज दैट। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला हमने कैसे बनाना है? सबसे पहले आप लिखते हैं Mg, सबसे पहले आप इसका सिंबल लिखते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है मैग्नीशियम। आपको पता है कि मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसके ऊपर हमेशा +2 चार्ज रहता है। और इसके साथ कौन सा है? सॉरी, ये क्लोराइड नहीं, ये ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज रहता है, तो +2 -2 क्या हो जाएगा? +2 -2 0 हो जाएगा। तो MgO ये हमारे पास बिल्कुल बैलेंस हो गया कि ये हमारे पास इसका इस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया। लास्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2, सॉरी, एल्यूमिनियम सल्फेट है हमारे पास, सॉरी, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेटा एल्यूमिनियम का क्या सिंबल होता है? Al, और सल्फेट कहते हैं SO4 2- को, SO4 2- को हम क्या कहते हैं? सल्फेट आयन, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम, ये है सल्फेट। अब इसको ज़रा देखिएगा किस तरीके से करना है। एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? +3 चार्ज आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करनी है, जहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है चार्जेस की, ये +3 इधर आ जाएगा, यानी 3 को आप यहाँ, यानी साइन के बगैर 3 को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 2 को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? Al, ठीक है। यहाँ से आपने क्या मल्टीप्लाई किया? 2, और SO4 लिखेंगे, और यहाँ से क्या आ रहा है? 3, तो इसके गिर्द आप ब्रैकेट डालें, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है। Al2SO4 3, ये हमारे पास क्या बन गया? एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोमन न्यूमेरल्स। इसका थोड़ा सा देखिए बेटा, कुछ हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, वो चेंज होती रहती है। तो उसके केस में हम क्या करते हैं कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो रोमन डिजिट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में, इस तरह। अब आप देखें कि यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि सल्फेट की हमेशा -2 होती है। अगर ओवरऑल चार्ज 0 है तो इसके अगर -2 है तो कॉपर की क्या होनी चाहिए? +2 होनी चाहिए, क्योंकि -2 और +2 क्या बन जाएगा? 0। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। हम क्या लिखेंगे? कॉपर, ब्रैकेट में आप रोमन में लिखते हैं 2, और एंड पे आप क्या लिखते हैं? सल्फेट। तो ये आपने क्या लिख दिया? इसका नाम लिख दिया कॉपर 2 सल्फेट। इसी तरीके से FeCl2 में देखिएगा बेटा, क्लोरीन के एक एटम की -1 है, तो 2 एटम की कितनी हो जाएगी? -1 इंटू 2, -2। अगर इसकी -2 है तो आयरन की कितनी आ जाएगी? +2।
तो इसका हम क्या नाम इसको देंगे, आयरन, जो कि Fe आयरन का सिंबल है, आयरन 2 क्लोराइड, ठीक है, आयरन 2 क्लोराइड, क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +2। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक क्लोरीन की -1, तो 3 की कितनी हो जाएगी, -1 × 3 -3। अगर इसके -3 तो आयरन की कितनी बन जाएगी, +3। तो इसका हमारे पास क्या नाम बन जाएगा, आयरन 3 क्लोराइड, ठीक है, आयरन 3 क्लोराइड। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, आयरन 3 क्लोराइड। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। ये थोड़ा सा मैंने पहले भी डिस्कस किया था इस लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ खुद रिड्यूस हो रही है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है, जो चीज़ खुद ऑक्सीडाइज हो रही है वो दूसरे को रिड्यूस कर रही है, ठीक है। तो जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो रही है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रही है वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एग्जांपल को हम पहले भी 2 दफ़ा कंसिडर कर चुके हैं। आयरन देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, कार्बन के पास पहले 1 ऑक्सीजन था, अब 2 ऑक्सीजन आ गए, तो कार्बन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन कार्बन को ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है, Fe2O3। तो ये Fe2O3 हमारे पास क्या बन जाएगा, हम कहेंगे कि पूरे का पूरा जो रिएजेंट है ये हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आयरन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करने वाला कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम कहेंगे कि जो CO लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कीप इन माइंड के जो पहले डिजिट लिखे होते हैं ना, ये सिर्फ इसको बैलेंस करने वाले होते हैं, इनको हम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट में काउंट नहीं करते हैं, जो पहले जो डिजिट लिखा होता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है टंगस्टन ऑक्साइड की। तो यहाँ पर आप देखें कि टंगस्टन के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर नहीं है, क्या है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये आप कह सकते हैं कि टंगस्टन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। W इज द सिंबल फॉर टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ पे यूज होता है, जो पहले जो बल्ब आते होते थे येलो कलर के, येलो लाइट जो देते थे, तो इसके अंदर वो जो स्प्रिंग सा लगा होता था वो असल में वो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब होता है। तो इसको आप इन टर्म्स ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेक कर सकते हैं। बेटा देखें, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 × 3 मतलब -6, तो टंगस्टन की क्या बन गई, +6। यहाँ पर आप देखें टंगस्टन की क्या है, अपने अनकम्बाइंड स्टेट में तो 0, मतलब ये +6 से 0 में चला गया। +6 से 0 में जाने का क्या मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। अगर पहले +6 था तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके -6 बना, तो फिर ये टोटल किसके बराबर चला गया, 0 के। तो टंगस्टन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। इसको रिड्यूस करने वाला कौन, हाइड्रोजन। तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0। यहाँ पर क्या है, अगर इसकी -2 है तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, +1। इसकी वैसे भी +1 ही रहती है, +1 × 2। तो हाइड्रोजन आप देखें 0 से किस में चला गया, +1 में चला गया। मतलब ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसको ऑक्सीडाइज करवाने वाला कौन, ये पूरे का पूरा टंगस्टन ऑक्साइड। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जी आपकी कंसेप्ट एक्सरसाइज का भी हिस्सा है, 2s + Cl2। यहाँ पर आप देखें बेटा, सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो
क्लोरीन भी अनकम्बाइंड स्टेट में है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें हमें सल्फर की तो नहीं पता, लेकिन क्लोरीन की -1 इंटू 2 कितना हो गया -2। तो सल्फर की कितनी हो जाएगी +2, मतलब एक सल्फर की +1 तो दो सल्फर की +2, यानी सल्फर जो है यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +1। ठीक है, तो आप देखें कि सल्फर जो है ये 0 से +1 में चला गया। 0 से +1 में जाने का क्या मतलब है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करने वाला कौन, क्लोरीन। तो हम कहेंगे कि ये जो क्लोरीन है Cl2 ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से आप देखें क्लोरीन 0 से किस में चला गया, -1 में चला गया, मतलब क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। इसको रिड्यूस करने वाला कौन, सल्फर। तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। आप देखें Na+Br है हमारे पास, इसको अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये भी, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी 0 है, इसकी भी 0 है, क्योंकि दोनों अपनी अनकम्बाइंड स्टेट में है। अब यहाँ पे आपको पता है सोडियम की हमेशा +1 होती है, ब्रोमीन जो है ये ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, इसकी -1 है। सोडियम 0 से +1 में चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ब्रोमीन 0 से -1 में चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रोमीन रिड्यूस हो रहा है। सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम को ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है, ब्रोमीन। तो आप कहेंगे कि जो ब्रोमीन है ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और ब्रोमीन क्या हो रहा है, रिड्यूस। ब्रोमीन को रिड्यूस करने वाला कौन है, सोडियम। तो आप कहेंगे जो सोडियम है ये हमारे पास क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आई होप कि ये आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, दैट इज कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन का बेटा क्या मतलब है, जो जंग लगने का जो अमल होता है मेटल के ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जो आयरन को जो जंग लगता है। तो असल में जो कोरोजन होता है ना, ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन होता है हमारे पास, कि ये रस्टिंग होती कब है, कि जब मेटल जो है ये एक्सपोज हो जाता है मॉइस्चर के साथ। तो मॉइस्चर कहते हैं नमी को, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के। तो क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे आयरन की एग्जांपल गिवन है, आयरन ये देखें ये सॉलिड फॉर्म में, इस तरह लोहा है। तो क्या होगा कि जब ये मॉइस्चर के साथ इन कांटेक्ट आता है, जब ये मॉइस्चर के साथ एक्सपोज होता है, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब ये अपनी स्टेबल ऑक्साइड में जाना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो जब किसी चीज़ को जंग लग जाता है तो आपको पता है उसका बहुत नुकसान होता है, पूरे पूरे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे। अब ये अगर आप देखें तो ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन बन गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, ऐसे मेथड्स डिस्कस करने हैं कि जिसकी मदद से हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकें, हम बच सकें, ताकि जो मेटल वगैरह हैं, जो जो हमारी चीज़ें हैं, उनको जंग ना लगे। तो इसका सबसे बड़ा सबसे पहला और जो सबसे अच्छा इसका मेथड क्या है, कोटिंग विद पेंट। कि आप क्या कर दें कि मिसाल के तौर पे कोई चेयर वगैरह या जो भी कोई लोहे की चीज़ है या मेटल है, उसको आप क्या कर दें, पेंट कर दें। इससे क्या होगा कि पेंट की लेयर जो है वो उस मेटल के ऊपर जो है वो आके डिपॉजिट हो जाएगी, और वो जो पेंट की लेयर, या अगर आप उसको इपॉक्सी से भी कोट कर देते हैं, तो पेंट या इपॉक्सी क्या है, वो एक बैरियर के तौर पे एक्ट करना स्टार्ट कर देती है बिटवीन, वो किसके दरमियान बैरियर बन जाता है, मेटल सरफेस और मेटल सरफेस और जो मॉइस्चर है उसके दरमियान क्या होता है, वो एक बैरियर के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास मिसाल के तौर पे आयरन है या जो भी चीज़ है वो रस्टिंग से महफूज हो जाती है। इसी तरह हमारे पास है जी एलॉइंग। अगर हम देखें कि ये एलॉइंग क्या चीज़ है, इसमें हम क्या करते हैं कि 2 मेटल्स को हम आपस में इस तरीके से मिक्स कर देते हैं कि वो एक एलॉय बन जाता है। इस तरह मिसाल के तौर पे जो गाड़ियों के टायर्स में अगर आप देखें तो वहाँ पे एलॉय रिम लगी होती हैं।
ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत कम ऐसा होता है कि उनको ज़ंग वगैरह लगी। इसी तरीके से जो हमारे घरों में बर्तन वगैरह होते हैं स्टेनलेस स्टील के, उनको आपने देखा होगा कि रस्टिंग नहीं होती है, आप जितना मर्ज़ी उनको धोएँ, पानी के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन वो कभी उनको ज़ंग नहीं लगता, क्योंकि हमने उसकी एलॉइंग की होती है कि हम क्या करते हैं, किस तरीके से वो एलॉय बनाते हैं, क्रोमियम को आयरन में ऐड कर देते हैं। क्रोमियम को आयरन में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है, और इससे भी क्या होता है कि हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास मेथड है कि हम जिस मेटल को हमने महफूज करना है रस्टिंग से, उसको उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की थिन लेयर को डिपॉजिट करवा दें। इसके हमारे पास तीन मेथड हैं, टिनिंग, गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टिनिंग क्या है, इस तरह मिसाल के तौर पे जो टिन्स वगैरह मार्केट में देखते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के टिन होते हैं, इसमें उन्होंने क्या किया होता है कि आयरन की शीट्स होती हैं बड़ी-बड़ी, उनको क्या करते हैं कि टिन के मोल्टन सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। मोल्टन मतलब जो पिघला हुआ सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर जो आयरन शीट्स को डिप कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो टिन की थिन लेयर होती है, वो मेटल के ऊपर डिपॉज़िट हो जाती है, फिर उसको कूल डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो होता है वो लेयर डिपॉज़िट हो जाती है टिन की। तो जब वो टिन के साथ कोट हो जाएगा आयरन, तो आपको पता है कि वो फिर वो उसको ज़ंग नहीं लग सकेगा, क्योंकि फिर वो मॉइस्चर के साथ एक्सपोज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वेनाइजिंग। ये भी टिनिंग से मिलता-जुलता है, लेकिन इसमें आप कोटिंग किसकी करते हैं, ज़िंक की। कि मिसाल के तौर पे आयरन की जो शीट्स हैं, सर लोहे की चादर है या आयरन की जो बारीक शीट्स हैं, उनको आप डिप कर देते हैं ज़िंक क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर, ज़िंक क्लोराइड बाथ के अंदर। ये हॉट बाथ होता है, इसके अंदर आप उसको डिप कर देते हैं, तो ज़िंक की जो कोटिंग है वो उसके ऊपर हो जाती है, आयरन के ऊपर। और लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में इतनी तफ़सील से आपकी इस बुक में नहीं लिखा हुआ, आप 10th क्लास में जाके पढ़ेंगे। सिर्फ़ इसमें आपने ये याद रखना है कि हम अ, एक सेल की मदद से, यानी एक सेल क्रिएट करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, और हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हुए एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉज़िट कर देते हैं। इसमें हमारे पास एक एनोड बनता है, एक कैथोड बनता है। तो जिस मेथड को आपने प्रिज़र्व करना है, प्रिवेंट करना है, यानी जिसके ऊपर आपने कोटिंग करवानी है किसी दूसरे मेटल की, उसको आपने बना देना है कैथोड, ठीक है? यानी जिसके ऊपर आपने कोटिंग करवानी है, उसको आपने कैथोड बना देना है। और जिस मेटल को आपने डिपॉज़िट करना है, यानी जिसकी कोटिंग करनी है, जिसकी आपने प्लेटिंग करनी है किसी दूसरे एटम की किसी दूसरे मेटल के ऊपर, उसको आप एनोड बना देते हैं, ठीक है? यानी जिसको आपने प्रिज़र्व करना है, जिसको आपने प्रिवेंट करना है, जिसके ऊपर आपने कोटिंग करनी है, उसको आप कैथोड बना देते हैं, और जिससे आपने कोटिंग करनी है, उसको आप एनोड बना देते हैं, ठीक है? इसके बारे में आप बहुत तफ़सील से जो है वो 10th क्लास में जाके पढ़ेंगे। और लास्ट हमारे पास मेथड है जी, कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ रस्टिंग। इसको हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पे शिप्स वगैरह हैं, बहरी जहाज़ हैं। अब आपको पता है कि इसके अंदर भी आयरन की सरफेसेस होती हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम या एल्यूमीनियम वगैरह से उनको कोट कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये जो मैग्नीशियम या एल्यूमीनियम है, ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं आयरन की निस्बत, तो ये खुद ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं, लेकिन आयरन को ऑक्सीडाइज़ नहीं होने देते। यानी खुद सैक्रिफ़ाइस कर लेते हैं, इसलिए हम इसको इसको क्या कह रहे हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कि खुद ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं, लेकिन आयरन को ऑक्सीडाइज़ होने से बचा लेते हैं, यानी आयरन की रस्टिंग से बचा लेते हैं। तो इसको हम बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं, बड़े-बड़े पाइप्स वगैरह में, आयरन पाइप्स हैं, शिप्स वगैरह में हैं, बहुत ज़्यादा हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। बड़ी-बड़ी मैग्नीशियम बार्स होती हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, शिप्स को महफूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 था। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो +923064490694 व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप एक मैसेज लीव कर सकते हैं, और इसी तरीके से अपना, अगर आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो वो भी
आप इस नंबर पे मैसेज करें, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मज़ीद इम्पोर्टेंट लेक्चर के लिए हमारे इस चैनल वर्ड्स केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे या किसी और चैप्टर पे आप लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम उस चैप्टर के ऊपर भी वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।